अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, इम्पेयरमेंट लॉस की कल हमने पहली एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, इम्पेयरमेंट लॉस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पेयरमेंट लॉस की जो एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की, मैं एक दफा रिकॉल करवा दूं, फिर उसके बाद मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, हम लोगों ने कहा गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन मेथड कहलाता है प्रोपोर्शनेट मेथड, सेकंड वन मेथड कहलाता है फेयर वैल्यू मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं पार्शियल गुडविल मेथड, और फेयर वैल्यू मेथड को हम कहते हैं फुल गुडविल मेथड। अगर हम बच्चे गुडविल को कैलकुलेट करें प्रोपोर्शनेट मेथड से, तो उसमें सिर्फ गुडविल कैलकुलेट होती है ग्रुप की, या हम इसे कहते हैं पेरेंट की। सिर्फ ग्रुप की गुडविल होगी या पेरेंट की गुडविल होगी। अच्छा, इस केस में अगर इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज किया तो वो इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप को ही चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब उसकी सूरत में सीआरई डेबिट होगा, एनसीआई में कोई भी पोर्शन हम चार्ज नहीं करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या पोस्ट करेंगे बच्चे? एंट्री पोस्ट करेंगे सीआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। इसका मतलब है इससे हमारा इक्विटी का बैलेंस कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, फेयर वैल्यू मेथड या जिसे फुल गुडविल मेथड कहते हैं, इसमें ना सिर्फ गुडविल पेरेंट की कैलकुलेट होती है, बल्कि इसमें पेरेंट के साथ साथ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की भी गुडविल कैलकुलेट होती है। इस केस में अगर हमने इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज किया तो वो इम्पेयरमेंट लॉस दोनों को चार्ज होगा, ग्रुप को भी चार्ज किया जाएगा, पेरेंट को भी चार्ज किया जाएगा और एनसीआई को भी चार्ज किया जाएगा। ग्रुप या पेरेंट का इफेक्ट सीआरई में रिपोर्ट होता है और एनसीआई का एनसीआई के अपने अकाउंट में रिपोर्ट किया जाता है। एंट्री क्या बच्चे पोस्ट करते हैं? एंट्री पोस्ट करते हैं सीआरई डेबिट, एनसीआई डेबिट और क्रेडिट बच्चे करेंगे गुडविल की अमाउंट। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे बच्चे। इसके बाद हम लोगों ने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इसका इम्पैक्ट देखा था, लेकिन अभी हमने इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। हमने अपनी बात को यहीं से ही आगे कंटिन्यू करना है बच्चे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के केस में हमने प्रोपोर्शनेट मेथड और फुल गुडविल मेथड दोनों की बात की। हमने कहा प्रोपोर्शनेट मेथड के केस में इसकी एंट्री यही होगी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इफेक्ट क्या होगा? एडमिन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बता दिया कि आपने इम्पेयरमेंट लॉस को जिस हेड में चार्ज करना है, मीन्स टू से उन्होंने बता दिया एग्जामिनर ने कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करना है, तो इसका इम्पैक्ट आप कहां पे रिपोर्ट करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। लेकिन अगर एग्जामिनर ने नहीं कुछ भी बताया तो हम इसका इफेक्ट कहां रिपोर्ट किया करेंगे? एडमिन एक्सपेंस के अंदर। और एंट्री का पोस्ट करेंगे एडमिन एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। याद रखिएगा, इन दो एस्पेक्ट में से सिर्फ ये एस्पेक्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिपोर्ट होना है, ये इफेक्ट तो एसओएफपी में रिपोर्ट होना है। ये इफेक्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा बच्चे, दूसरी बात, एनसीआई की वर्किंग भी हम करते हैं। एनसीआई की वर्किंग करते हुए अगर मेथड प्रोपोर्शनेट है तो उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर फेयर वैल्यू मेथड यूज हुआ तो फेयर वैल्यू मेथड के केस में अगेन एंट्री वही रहेगी, एडमिन एक्सपेंस डेबिट होगा और गुडविल क्रेडिट होगी, और सिर्फ ये इफेक्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिपोर्ट होगा।
अच्छा बच्चे, अब इस केस में एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए हमें प्रॉफिट में से पहले इंपेयरमेंट लॉस की फिगर माइनस करनी है, क्योंकि ये प्रॉफिट की अमाउंट टोटल होगी तो इंपेयरमेंट लॉस की फिगर भी आपने टोटल माइनस करनी है। ये टोटल नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट, या इसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट को हम एनसीआई की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बैलेंस हमने कैलकुलेट कर दिया जो एनसीआई का बैलेंस होगा, और बाकी बैलेंसिंग फिगर हमारी होगी पेरेंट ऑफ द, किसके लिए होगी, ऑनर्स ऑफ द पेरेंट के लिए। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके होंगे। हमने एग्जाम्पल 16 से अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे एग्जाम्पल 16। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे पूल लिमिटेड एक्वायर्ड। पूल लिमिटेड बच्चे क्या है, एक्वायरर। एक्सीलेंट, पूल लिमिटेड एक्वायरर। हु इज द एक्वायरर, पूल लिमिटेड। कितने परसेंट एक्वायर किया, शाबाश। किसको बच्चे, एसएल, जो कि क्या है, सब्सिडरी। कितने अरसा पहले, 3 साल पहले। गुडविल एक्विजिशन डेट पे कितनी अमाउंट की है बच्चे, 200,000। इसका मतलब गुडविल हमें कैलकुलेट नहीं करनी। अच्छा, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट ऑन गुडविल हैज शोन इट टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट 175। इसकी रिकवरेबल अमाउंट बच्चे कितनी गिवन है, 175,000। अच्छा, अब इंपेयरमेंट लॉस इस पे कितना चार्ज करेंगे, 25,000। सिंपल सी बात, कैरिंग अमाउंट अगर 200,000 तो इसमें से रिकवरेबल अमाउंट माइनस करेंगे 25,000, तो रिमेनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 25,000। 175,000 200,000 में से लेस किया, रिमेनिंग बैलेंस 25,000। ये रिपोर्ट हो जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, इफेक्ट क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 आर एज फॉलोज। ये आपके सामने मौजूद है और आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए, ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2001। ये आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैं आपके सामने ये रिपोर्ट करने लगा हूं, ये बनाने वाला हूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे पीएल ग्रुप का। एक एक लाइन स्किप करके आप लोगों ने लिखना है। अच्छा बच्चे, इसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपको पता है हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉर द ईयर एंडेड, अब बच्चे यहाँ पे हम डेट लिखेंगे दिसंबर 31 20x1। अच्छा बच्चे, इंफॉर्मेशन किस में लिखनी है, रुपीज में। मैंने आपको समझाया था जिसमें क्वेश्चन होगा उसी में हमें आंसर भी प्रोड्यूस करना है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले रेवेन्यू की फिगर। रेवेन्यू की अमाउंट बच्चे कितनी गिवन है, 800,000 प्लस 420,000। तो देखिए लाइक आइटम्स को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ऐड। क्या करना है बच्चे, पहला स्टेप क्या होगा, ऐड करना है लाइक आइटम्स। इसके बाद बच्चे इसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को। कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी लाइक आइटम्स हैं बच्चे, इन्हें भी ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फर्स्ट वन फिगर कितनी है बच्चे, 300,000। बिल्कुल ठीक हो गया। 300,000 में बच्चे हम ऐड करेंगे 220,000। कितनी फिगर ऐड करनी है, 220,000। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। बच्चे, हमारी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। कौन सी फिगर बच्चे हम कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की। इसके बाद बच्चे हम इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बच्चे फिगर गिवन है 173,000 प्लस 163,000 163,000।
3000। इन दोनों को बच्चे प्लस करना है। अच्छा बच्चे 1 से 2 लाइनें स्किप कर दीजिएगा, इसके बाद ये बैलेंस होगा हमारा प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते चले जाते हैं, उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। एक ही एडजस्टमेंट मौजूद है और वो है इंपेयरमेंट लॉस की। क्या एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस की? एड1 नहीं है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अब इन दोनों एस्पेक्ट में से कितने एस्पेक्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? एक। वो कौन सा एस्पेक्ट होगा? शाबाश। तो हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे गुडविल जो इंपेयर हुई है 25,000 से, इंपेयरमेंट लॉस की फिगर से यहाँ पे अमाउंट ऐड कर देंगे। अब बच्चे हम टोटल फिगर कैलकुलेट करते जाते हैं और लिखते चले जाते हैं। जी बच्चे कितनी फिगर होगी? 1,220,000। जी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अच्छा इसी तरह से बच्चे 520,000 ये इसमें से माइनस कर दें। 520,000 डिडक्ट करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा? 700,000। एक्सीलेंट। जी बच्चे अब टोटल कीजिएगा नेक्स्ट। जी बच्चे 361,000। जी बच्चे ये लेस करेंगे प्रॉफिट की फिगर 339,000। किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? अच्छा सिंपल दो एडजस्टमेंट अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अभी तक एक अप्लाई हो रही है। वो क्या? ऐड कर दें लाइक आइटम। एक जैसी आइटम्स को क्या कर दें? ऐड कर। ठीक हो गया जी बच्चे। अब पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है इंपेयरमेंट लॉस की, उसका इफेक्ट हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ। अब हमें क्या कैलकुलेशन करनी है? प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट लिखना है और प्रॉफिट के लिए क्या वर्किंग करनी होगी? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। क्या करना है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। जी बच्चे सबसे पहली बात ऑनर्स ऑफ द पेरेंट, ऑनर्स ऑफ द पेरेंट। और दूसरा बच्चे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऑनर्स ऑफ द पेरेंट। और दूसरी बात बच्चे क्या होगी? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये बच्चे आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब बच्चे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये फिगर बच्चे एज इट इज हमें यहाँ पे लिखनी है। ये फिगर कितनी है बच्चे? 339,000। ये फिगर हमें एज इट इज लिखनी है। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा कवर हो रहा है ये। अब नजर आ रहा है आप लोगों को? तो बच्चे हमने ये फिगर एज इट इज, ये वाली फिगर पिक की, ये फिगर हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहां तक? अब बच्चे हमें एनसीआई की वर्किंग करनी है। एनसीआई की वर्किंग के लिए मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। एनसीआई को कैलकुलेट करने के लिए क्या उन्होंने हमें बताया कि एनसीआई के लिए मेथड कौन सा यूज हुआ है? नहीं। ना ही फेयर वैल्यू एनसीआई मौजूद है कि हम ये गैस कर सकें कि ये मेथड फेयर वैल्यू मेथड यूज हुआ होगा। अच्छा अब अगर मैं कह भी दूं ये प्रोपोर्शनेट मेथड है, क्योंकि अभी हम एडजस्टमेंट तो प्रोपोर्शनेट की कर रहे हैं, तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है बच्चे। प्रॉफिट की फिगर है, क्या मैं इसमें से इंपेयरमेंट लॉस की फिगर माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनेट मेथड में हम इंपेयरमेंट लॉस की फिगर माइनस। शाबाश, ये हो गया और यही हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अब एनसीआई की कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो तो हम डायरेक्ट किया करते थे ना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 339,000 इसको मल्टीप्लाई कर दें एनसीआई की परसेंटेज से। एनसीआई की परसेंटेज कितने परसेंट है? 20%। कितनी अमाउंट होगी? 67800। जी बच्चे बात क्लियर हो गई। अब बच्चे ये फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे 67800, 67800। बाकी बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए। ये बच्चे हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। याद रखिएगा ये हमेशा हमारी कौन सी फिगर होगी? बैलेंसिंग फिगर। और ये हमने इसके लिए वर्किंग कर रखी है।
जी मैं वही बात बताने लगा हूं, अभी एक बात की तरफ आने लगा हूं कि जो हम मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक करके समझानी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ गए। बच्चे आपको याद होगा हमने यहाँ पे कहा था ये प्रॉफिट होगा भी सब्सिडरी का और होगा भी कौन सा। अब देखिए आप लोगों ने ये गलती करवाई ना, आपने ये सारे का सारा प्रॉफिट कौन सा, और ये मैंने खुद लिखा था जानबूझ के कि आप मुझे रोकेंगे, और टोटल भी कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करके बताए प्रॉफिट होना भी सिर्फ किसका चाहिए और होना भी कौन सा चाहिए, अनएडजस्टेड। बताए जरा फिगर ढूंढ। और ये एडजस्टेड प्रॉफिट लिया मैंने, दो गलतियां की, प्रॉफिट मैंने टोटल ग्रुप का लिया और लिया भी एडजस्टेड। अब आपने ये गलती नहीं करनी। पहली बात, आपने लेना भी प्रॉफिट है और सब्सिडरी का, और वो भी अनएडजस्टेड। अब मैं आपकी हेल्प करता हूं ताकि दोबारा कभी भी एसओसीआई में गलती ना हो सके। जी बच्चे देखिएगा कौन सा बैलेंस सब्सिडरी का है, पहले भी समझाया था, दोबारा समझ लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती एग्जामिनर के बकौल यहीं पे हो रही है। सब्सिडरी का बच्चे कॉलम ये वाला, अब सब्सिडरी के कॉलम में ये प्रॉफिट है, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट हुई है, नहीं, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, हाँ शाबाश, ये बैलेंस है सब्सिडरी का और है भी अनएडजस्टेड। जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा बच्चे 37,000, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहाँ तक। अब बात खत्म हो गई, अब इसमें से इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस नहीं करना। चलें जी अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 37,000 इसको मल्टीप्लाई करें 20%, शाबाश 7,400। याद हो गई बात, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताई थी कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना मुश्किल नहीं है। जो बच्चों के लिए मुश्किल लगता है तैयब साहब, वो क्या बात मुश्किल लगती है उनको, एनसीआई की वर्किंग करना मुश्किल लगता है। ठीक हो गया। आज तक के जितने भी लेक्चर्स हैं कल का छोड़ के, लेकिन कल का मैं सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को कि इंपेयरमेंट लॉस की, जहां पे मैंने पूरी एडजस्टमेंट डिस्कस की हुई है। मैंने ग्रुप में तमाम लेक्चर शेयर किए। मैं आज आपके साथ ग्रुप में जो बच्चे ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं आज भी लेक्चर शेयर करता हूँ। ठीक है, आज से ऑनवर्ड लेक्चर अवेलेबल नहीं होंगे, वो पोर्टल पे होंगे। ठीक हो गया। तो आप लोगों के लिए जो पहले लेक्चर्स थे पिछले वीक के, वो एक एक लेक्चर अवेलेबल है। मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक भी दोबारा से शेयर करता हूँ। चले मैं आज के लेक्चर की भी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग पूरे आज के डे तक अप टू डेट हो जाए अपने लिए। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको बैलेंस को ठीक कर ले हम लोग। चले जी करवाएं बैलेंस ठीक। कितनी फिगर है, नहीं 7,400, फिर गलती नहीं करनी, 7,400। जी बच्चे क्लियर है, अब तो नहीं भूलेंगे। अभी दोबारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे, अब गलती नहीं करनी है वाली। बच्चे स्टार्ट करूं अगला क्वेश्चन। जी बच्चे अब ये क्वेश्चन है कंबाइन। ये क्वेश्चन कंबाइन है, इसमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है प्लस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी है। दोनों स्टेटमेंट्स बननी है। तो हम इसकी जरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले इसका डाटा कंप्लीट हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जरा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। देखो अगर जितने अच्छे तरीके से सवाल पढ़ सकते हो ना पढ़ना। एग्जाम में हमसे होता क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरी तरह से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं फिर दोबारा से डाटा हमें पता नहीं होता, हम दोबारा फिर क्वेश्चन पेपर पकड़ के दोबारा सवाल पढ़ना शुरू कर देते, जिससे हमारा अच्छा खासा वक्त जाया हो जाता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने कि आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखें। जितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, डाटा आपको आता होगा, सॉर्टिंग की हुई होगी, उतने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर पाएंगे बगैर किसी गलती के, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह।
तो हम मिलके कोशिश करते हैं सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। फिर आप लोगों ने टेस्ट में भी उसी प्रैक्टिस को फॉलो करना है, मॉक में, मिड मॉक में, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होते जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। बच्चे सबसे पहली बात है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या कहा जा रहा है? रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कि आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी है और ईयर एंड बता दिया गया। अच्छा बच्चे, अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। बदर लिमिटेड ने एक्वायर किया 70%। एक्वायरर कौन है बच्चे? बिल्कुल ठीक हो गया। हु इज द एक्वायरर? बदर लिमिटेड। स्टेप 1 है ना। अच्छा, कितने परसेंट एक्वायर किया? अच्छा, किसको एक्वायर किया? केएल को, काशिफ लिमिटेड को। अच्छा, किस डेट पे? जुलाई 1, 2021। ये कौन सी डेट है? शाबाश, कौन सी डेट है? एक्विजिशन डेट। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों कंपनीज की, और ये कौन सी डेट है बच्चे? जी शाबाश, कौन सी डेट? रिपोर्टिंग डेट। जिस दिन स्टेटमेंट बनेगी कंसोलिडेटेड, उस डेट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग डेट। अच्छा बच्चे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइक आइटम्स ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? सेकंड वन इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हमने नेट ऑफ करना है अगेंस्ट नेट। किसके नेट एसेट? किस डेट पे? एक्विजिशन डेट। अगेंस्ट द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। बच्चे बात क्लियर हो गई है? तैयब साहब कोशिश कीजिएगा प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है जी? हाँ इंशाल्लाह, जहां पे दिक्कत हो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी बच्चे, लाइक आइटम्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करना है? लाइक आइटम्स को ऐड करना। नासिर साहब समझ आ रही है बात की? अच्छा बच्चे, शेयर कैपिटल। बच्चे शेयर कैपिटल पेरेंट का रिपोर्ट होना है ना, क्योंकि नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी को तो हमने इलिमिनेट कर देना है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अच्छा जी बच्चे, ये यहां तक बात थी। अच्छा, रिटेन अर्निंग के लिए बच्चे दो अकाउंट, सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनेगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक। लाइक आइटम्स ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों कंपनीज की मौजूद है। किस डेट पे बच्चे? 30 जून 2022। हमने करना क्या है? लाइक आइटम्स को ऐड करना। इमाद साहब, लाइक आइटम्स को ऐड, जैसे रेवेन्यू की फिगर पेरेंट की, रेवेन्यू की फिगर सब्सिडरी की, दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स पेरेंट की, कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्सिडरी, दोनों आइटम्स को क्या कर देना? ऐड कर देना। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लाइक आइटम है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पेरेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब्सिडरी की। उमर साहब दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस पेरेंट के, एडमिन एक्सपेंसेस सब्सिडरी के। लाइक आइटम सुरेश साहब ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट की, फाइनेंस कॉस्ट सब्सिडरी की, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर हमारी बैलेंसिंग। टैक्स की फिगर भी लाइक आइटम है। टैक्स की फिगर पेरेंट की, टैक्स की फिगर सब्सिडरी की, दोनों की फिगर्स को सम करके हम लिखेंगे। लाइक आइटम है, ऐड कर देंगे। अच्छा बच्चे, एक एडजस्टमेंट अब इसमें मौजूद है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट। वो क्या है? बीएल मेजर कर रहा है एनसीआई को किस मेथड पे बच्चे? फुल गुडविल मेथड है ये। कौन सा मेथड हुआ? प्रोपोर्शनेट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? पार्शियल गुडविल मेथड। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट 30 जून 2022 पे गुडविल इंपेयर कितने परसेंट हो रही है बच्चे? 10% ऑफ इट्स रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। कोई दिक्कत? डाटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। शुरू करें जी बच्चे। पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का।
BL ग्रुप। बच्चे एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाइएगा, आप भी पहले फॉर्मेट बनाइएगा। मैंने आपको रीजन बताई थी क्यों हम लोग एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद बच्चे हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एज सवाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, ये होगी एज एट जून 30th 2022। इंफॉर्मेशन बच्चे हम रुपीस इन मिलियन में ले रहे हैं। सबसे पहले बच्चे एसेट्स, फेस पे बच्चे कोशिश कीजिएगा एब्रीवेशन यूज ना कीजिएगा आप, ठीक है, लेकिन मैं यूज करने लगा हूं। नॉन करंट एसेट्स, जी बच्चे सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चे अमाउंट कितनी है 500, लाइक आइटम है ना, और प्लस कर देंगे 600। तो हमने किया क्या, हमने एक फिगर पिक की है पेरेंट की, प्लस कर दी है सब्सिडरी, तो इसका मतलब लाइक आइटम्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उस्मान साहब समझ आ रही है बात की, लाइक आइटम्स को ऐड कर दिया, कोई मुश्किल बात। पेरेंट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सब्सिडरी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दोनों को हमने कंबाइन करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसके फौरन बाद एक लाइन स्किप करने के बाद हमने क्या लिखना है, गुडविल। क्या लिखना है तैयब साहब, क्या लिखना है तैयब साहब, गुडविल की वर्किंग नंबर 2 होगी हमारी। गुडविल की वर्किंग हमारी क्या होगी, वर्किंग नंबर 2, गुडविल की वर्किंग नंबर 2। तारिक साहब समझ आ रही है बात, नाम भूल जाता हूं आपको। उमर बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई, हाँ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया ना। अब छुट्टी कोई नहीं करनी, रेगुलर रह के पढ़ना इंशाल्लाह। जी उमर साहब कोई कंफ्यूजन है यहां तक, गुडविल की वर्किंग नंबर 2 है हमारी। अच्छा जी बच्चे, इसके बाद फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स। 1 से 2 लाइनें स्किप कर दीजिएगा। करंट एसेट्स, बच्चे करंट एसेट में फिगर कौन सी होगी, 280, प्लस कर दें इसमें 410। कोई कंफ्यूजन, जी बच्चे अब इन सब का टोटल करेंगे, ये फिगर होगी हमारी टोटल एसेट्स। इसके बाद बच्चे अगेन इक्विटी का बैलेंस आएगा एंड लायबिलिटीज का बैलेंस आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बच्चे हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जस्ट किसका रिपोर्ट करना है, याद रखना है, शेयर कैपिटल हमेशा कंसोलिडेशन में किसका रिपोर्ट करना है, जी याद रखिएगा, शेयर कैपिटल कंसोलिडेशन में हमेशा पेरेंट का रिपोर्ट करना है आपने। और पेरेंट के शेयर कैपिटल की फिगर कितनी मौजूद है बच्चे, 800, तो ये 800 फिगर हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दी। इसके बाद बच्चे सीआरई, सीआरई की वर्किंग नंबर होगी हमारी वर्किंग नंबर 5, याद रखना है सीआरई की वर्किंग नंबर 5। इधर कंसंट्रेट करो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसकी वर्किंग नंबर 3, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग नंबर 3। इसके बाद बच्चे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बाद सबसे एंड पे बच्चे हम लिखेंगे लायबिलिटीज। किसका बैलेंस रिपोर्ट करेंगे, लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज की फिगर बच्चे फर्स्ट वन शाबाश, प्लस सेकंड वन लाइक आइटम 230। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, इन सब का टोटल करें तो बच्चे कितना बैलेंस बनेगा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चे। अगर ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन या ये फॉर्मेट हमने किसका बना लिया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बना लिया। अब मैं साथ ही साथ फॉर्मेट बनाने वाला हूं बिल्कुल इसके नीचे,
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट। ठीक हो गया जी बच्चे। नाम देखिएगा, फॉर्मेट बनाने में कोई मुश्किल बात नहीं, जैसे जिस पैटर्न पे डेटा गिवन है उसी पैटर्न पे मैं फॉर्मेट भी बना रहा हूं। बीएल ग्रुप रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और बच्चे आपको पता है ना, हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉर द ईयर एंडेड। डेट क्या है बच्चे? जून 30th 2022। इंफॉर्मेशन होगी बच्चे रुपीज इन मिलियन के अंदर। अच्छा बच्चे, लाइक आइटम्स, अब हम लाइक आइटम्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले किसकी फिगर होगी? रेवेन्यू की। इसका मतलब रेवेन्यू किसका लिखेंगे? पेरेंट का 1478। रेवेन्यू इसमें ऐड कर देंगे किसका? सब्सिडरी का 1230। अगेन इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स, लाइक आइटम्स हम ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है 990 और 970। क्लियर हो गया? अच्छा, अब पहली वाली फिगर किसकी है? पेरेंट की। सेकंड वाली फिगर किसकी है? सब्सिडरी की। दोनों फिगर्स को हम क्या करते चले जा रहे हैं? ऐड करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद बच्चे किसकी फिगर लिख रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। सेल्स में से या रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स डिडक्ट कर देंगे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 80 पेरेंट के लिए और 40 सब्सिडरी की फिगर। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देख लो, मैं फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है एज इट इज वैसे की वैसे लिख रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जी बच्चे कितनी फिगर है? 120। जमा कर दें बच्चे इसमें 65। उसके बाद बच्चे सबसे लास्ट पे कॉस्ट में आ गई फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट की फिगर ही सिर्फ एक है, वो है 10। इसके बाद बच्चे एक से दो लाइन स्किप कीजिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है ये, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। हमें इसमें से माइनस करनी है टैक्स की फिगर। टैक्स की फिगर लाइन आइटम है, वो भी ऐड करेंगे 98 प्लस 45। लाइक आइटम ऐड हो गई और सबसे एंड पे बच्चे कौन सा बैलेंस आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सा बैलेंस है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बच्चे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसमें हम ऐड करेंगे। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसका कोई बैलेंस मौजूद ही नहीं है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आज के दिन मैं आपको ये दोनों बातें बता दूंगा। तो हमारा टोटल बैलेंस किसका है बच्चे? कैलकुलेट हो गया। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जी बच्चे, ये है हमारा फॉर्मेट जो हमने बना लिया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? इसके बाद हम इसकी एट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर्मेट बना लिया सब लोगों ने? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे स्टार्ट करें। अब बच्चे वन बाय वन हमें वर्किंग करनी है।
मैं वर्किंग करूंगा इस साइड पे आप लोगों के सामने, बड़े स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वर्किंग करता हूं। सबसे पहली वर्किंग बच्चे किसकी करनी है? ग्रुप स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, एसओएफपी को बिल्कुल सेपरेट रख के बनाइएगा। ये मत समझिएगा कि एसओसीआई और एसओएफपी को बिल्कुल एक पैटर्न पे सॉल्व कर लें, नहीं, एसओएफपी को बिल्कुल अलग उसके उसूल के मुताबिक सॉल्व कीजिएगा, एसओसीआई को बिल्कुल अलग उसके उसूल के मुताबिक सॉल्व कीजिएगा, दोनों को कंबाइन ना कीजिए। ग्रुप स्ट्रक्चर, अच्छा बच्चे, ग्रुप स्ट्रक्चर में मुझे बताइएगा बच्चे, सब्सिडरी केएल है, पेरेंट का नाम बीएल। बीएल ने कितने परसेंट केएल को एक्वायर किया? 70%। कितने परसेंट बीएल कंट्रोल नहीं कर रहा, तो 30% किसका राइट हो जाएगा? शाबाश। अब ये बात याद रखनी है, पेरेंट कितने परसेंट सब्सिडरी को कंट्रोल कर रहा है? 70%। देखिए केएल को 70% कंट्रोल कर रहा है बीएल, और 30% राइट बीएल के पास मौजूद नहीं है। बीएल के लिहाज से अगर देखा जाए ये 30% क्या कहलाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जिसको बीएल कंट्रोल नहीं कर रहा, इसे बोलेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। गॉट इट? अच्छा बच्चे, अब साथ ही साथ एक्विजिशन डेट क्या है? एक्विजिशन डेट हमने लिखी है, एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 21, इसका मतलब 1 साल के लिए होनी है कंसोलिडेशन। हमारी वर्किंग मुकम्मल। वर्किंग नंबर 2 हमने पहले ही दिन डिसाइड किया हुआ है, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3 हमने कैसे करनी है? पैरेलल करनी है। वर्किंग नंबर 2 का नाम क्या है? शाबाश। और वर्किंग नंबर 3 एनसीआई। वर्किंग नंबर 3 एनसीआई की वर्किंग, ये पैरेलल वर्किंग हो जाएगी। ये अब आपके सामने, आपके पास किताब मौजूद है, एक एक करके मैं आपको रेफर भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां से रेफर नहीं करूं। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या फिगर लिखनी होती है बच्चे? शाबाश। सबसे पहले हम कौन सी फिगर लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकाउंट बनाते हुए एंट्रीज मैंने साथ साथ आपको करवा दी है। मुझे बताइएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर ये नहीं गिवन, यही है ना 530? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर, जी बच्चे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी है बच्चे? 530। कोई दिक्कत? सब लोगों को समझा पा रहा हूं? अच्छा बच्चे, अब शेयर कैपिटल की फिगर मुझे बताइएगा, सब्सिडरी के शेयर कैपिटल की कितनी फिगर है? कितनी है? शाबाश। सब्सिडरी के शेयर कैपिटल की फिगर है 500। अब अगर आप मुझे बताएं सब्सिडरी का शेयर कैपिटल अगर 500 का है, तो क्या सारे का सारा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया? कितने परसेंट? शाबाश। तो 70%, कितना बनेगा? 350। कोई दिक्कत? अच्छा, एनसीआई का पोर्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जी बच्चे, शेयर कैपिटल 500 का कितने परसेंट पोर्शन एनसीआई का है? 30%। कितनी अमाउंट बन रही है? 150। दोनों को सम करें, 500 मुकम्मल हो गया। कोई दिक्कत? सब समझ आ गई? शेयर कैपिटल का 70% ग्रुप के पास सीओसी के अकाउंट में, 500 का 30% एनसीआई का पोर्शन 150 से, ये भी रिपोर्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन इससे आगे तब तक कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक कि हम वर्किंग नंबर 4 मुकम्मल नहीं कर लेते। हम अपनी वर्किंग नंबर 4 बनाने वाले। वर्किंग नंबर 4 का नाम क्या है? रिजर्व्स। बिल्कुल ठीक हो गया। रिजर्व्स हमने कौन से रिजर्व्स बच्चे कंसीडर करने हैं? टोटल रिजर्व्स। कौन से रिजर्व्स? टोटल। अब देखिएगा, सब्सिडरी का टोटल रिटेन्ड अर्निंग का कितना बैलेंस मौजूद है? 280। कितना बैलेंस है बच्चे? 280। अब ये बैलेंस मुझे यहां पे रिपोर्ट करना है, 280। कोई दिक्कत? इसके कितने हिस्से करूंगा बच्चे? शाबाश। किस किस का? शाबाश। फर्स्ट वन क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन। सेकंड वन क्या कहलाएगा?
पोस्ट एक्विजिशन। तो इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। फर्स्ट वन प्री एक्विजिशन, सेकंड वन पोस्ट। तो वो रिजर्व में से हम एसोसिएट वाला प्रॉफिट माइनस नहीं करें, ये रिपोर्टिंग डेट वाला, ये रिपोर्टिंग डेट वाला ना, तो हमें ये जो बैलेंस होता है ये वाला, हमें ये लिखना होता है रिपोर्टिंग डेट तक टोटल लिखना है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। इसमें से जो एक्विजिशन डेट तक का है वो प्री कहलाएगा और जो एक्विजिशन डेट के बाद वाला है वो पोस्ट कहलाएगा। अब हम बाइफर्केशन करने वाले। अच्छा जी बच्चे, अब जरा ढूंढ के मुझे बताइएगा प्री का कितना बैलेंस बच्चे मौजूद है। हमें इस तरह से नहीं बताया, अब इस दफा हमें ढूंढना पड़ेगा। अब तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किस डेट से किस डेट तक बनी हुई है? 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की बनी हुई है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है 1 जुलाई 2021 और 30 जून 2022 तक का बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस कहलाता है? पोस्ट। और इस डेट का बैलेंस या इससे पीछे का बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? प्री का बैलेंस। क्लियर हो गया? तो हमें 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का प्रॉफिट का बैलेंस तो पता है ना, वो किसका बैलेंस होगा? सब्सिडी के इस प्रॉफिट का बैलेंस होगा। तो इस सवाल में हमें उसने किसका बैलेंस बता दिया? पोस्ट का। तो प्री का बैलेंस हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो बच्चे ये मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, पोस्ट का बैलेंस बच्चे कितना मौजूद है? 110। और प्री का बैलेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 280 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 170। ठीक हो गया? जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया उस दिन का बैलेंस क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन रिटेन। अच्छा, अब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन हो। एक और तरीके से कोशिश करता हूं, बात समझ में आ जाएगी। देखो, हम वर्किंग किया करते हैं, हम कहते हैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही कहते हैं ना। हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही करते हैं ना काम, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही काम किया करते हैं ना। और ये बैलेंस हमारा क्या कहलाता है? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस। ऐसा ही है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 1 जुलाई 2021 का और क्लोजिंग का बैलेंस है 30 जून 2022 का। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? हमें इस केस में क्लोजिंग का बैलेंस पता था और वो कितना है? 280। और हमें ये पता है प्रॉफिट पूरे साल भर में हुआ है 110 का। अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट करके मुझे ओपनिंग का बैलेंस बता दें तो बता सकते हैं ना? कैसे? रिवर्स में वर्किंग करेंगे, माइनस कर देंगे 280 में से 110 माइनस कर, तो ओपनिंग का बैलेंस क्या होगा? क्लियर हो गया? अब तवज्जो से, हमने क्या बात पढ़ी थी? हमने कहा था एक्विजिशन डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 पे ये डेट को हम कहते हैं एक्विजिशन डेट, और एक्विजिशन डेट पे जो भी बैलेंस रिटेन अर्निंग का हो वो बैलेंस कहलाता है प्री एक्विजिशन। बात समझा पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अब तो एक्विजिशन डेट पे जितना भी रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो वो हमारा बैलेंस कहलाता है प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। गॉट इट? अच्छा बच्चे, प्री एक्विजिशन के कितने पोर्शन करेंगे बच्चे? 2। शाबाश। कौन कौन सा? शाबाश। एक हिस्सा कहाँ रिपोर्ट करना है? ग्रुप को, और एक हिस्सा एनसीआई को। ये कब हम किया करते हैं? जब कौन सी कंसोलिडेशन के लिए अगर पेरेंट और सब्सिडरी होली ओन्ड ना हो बल्कि क्या हो? पार्शली। पेरेंट ने सब्सिडरी को पार्शली ओन किया हो, 100% शेयर नहीं एक्वायर किया बल्कि 100 से कम परसेंटेज में शेयर एक्वायर किए, जो कि 70% है। तो हम क्या करेंगे? 70% रिपोर्ट करेंगे सीओसी में और 30% रिपोर्ट करेंगे एनसीआई। इसी तरह से पोस्ट के भी 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा बच्चे रिपोर्ट करेंगे सीआरई के अंदर,
एक हिस्सा कहाँ रिपोर्ट करना है, CRE और दूसरा NCI में। CRE में कितने परसेंट, 70% और NCI में बचे 30%। तो बच्चे अब कैलकुलेशन करते हैं हम 170 का 70%, 190, जी बच्चे कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने। अब हमने इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स या प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व या रिटेन अर्निंग का बैलेंस 119, और यहां पे भी बच्चे हमने कैलकुलेट किया प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग या रिजर्व का बैलेंस, वो है 51, ऐसा ही है। अब बच्चे इसका टोटल कर लीजिएगा जी, 530 है, और गुडविल का बैलेंस बच्चे क्या है 61। बैलेंसिंग फिगर है हमारी 61, गुडविल की फिगर। बात समझ आ गई? अच्छा बच्चे, इसके बाद सबसे आखिरी अकाउंट हमारा बनना है वर्किंग नंबर 5। वो किसकी है बच्चे, CRE की। CRE का बच्चा फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, याद करें क्या फॉर्मूला, पेरेंट की रिटेन अर्निंग प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्लस या माइनस एडजस्टमेंट। याद आ गई बात? तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग का बच्चे बैलेंस मुझे बताइएगा, BL's रिटेन अर्निंग 260। कैसे पता चला ये देखे जी, हम बता भी देते हैं। ये देखे, ये स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है, देखिएगा। पेरेंट के कॉलम में हम ये रिटेन अर्निंग के सामने वाला बैलेंस लिख रहे हैं 260, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, को पता हो कि कहां से फिगर पिक की जा रही है। 260 पेपर में एग्जाम में आप भी आराम से ये फिगर्स पिक कर सकते। अच्छा बच्चे, इसमें हमने ऐड करना है पोस्ट का बैलेंस, तो वो पोस्ट का बैलेंस कितना है। अच्छा, इसी तरह से NCI में पोस्ट की जो एडजस्टमेंट है वो भी रिकॉर्ड कर देते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व वो है 33। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे, इसके बाद बच्चे इसके अंदर तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो कितना बैलेंस बताया 234, ये बैलेंस लिख दिया। लेकिन अभी एक एडजस्टमेंट पड़ी हुई है जो कि हमें CRE में रिपोर्ट करनी, वो है इम्पेयरमेंट लॉस, ऐसा ही है ना जी बच्चे। कैलकुलेट करते हैं बच्चे, गुडविल की फिगर कितनी कैलकुलेट की 61, इसमें से माइनस कर दे इम्पेयरमेंट लॉस। उसने कहा था 10% इम्पेयर हुई है ना, तो 61 का कितने परसेंट, ये बात हमें कहां पे मिली, ये देखिए मैं आपको रेफर भी करवा दूं। देखिए ये हमने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी, ये लिखा हुआ है ना कि गुडविल कितने परसेंट इम्पेयर हो रही है 10%। तो जब रिकॉग्नाइज हुई उसका 10% आपने इम्पेयर करनी है, तो हम 10% इम्पेयर करेंगे, गुडविल की फिगर होगी 6.1, माइनस कर दे, गुडविल रिपोर्टिंग डेट पे कैलकुलेट हो जाएगी 54.9। क्लियर हो गया जी बच्चे? अब ये 6.1 की इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। मुझे बताएं, क्या इस इम्पेयरमेंट लॉस को NCI को चार्ज करना चाहिए या नहीं? क्यों? शाबाश, कौन सा मेथड है? और प्रोपोर्शनेट मेथड में सिर्फ गुडविल किसकी कैलकुलेट होती है, पेरेंट की, और इम्पेयरमेंट लॉस भी सिर्फ उसी को चार्ज होगा। लेकिन अगर उसकी गुडविल ही नहीं है तो उस पे इम्पेयरमेंट लॉस भी चार्ज नहीं होगा। तो बच्चे ये आ गई फिगर 6.1, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अब इसका क्लोजिंग बैलेंस बच्चे आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। 330.9। जी बच्चे एग्री? अब फिगर्स लिखे हम यहाँ पे, बच्चे 500 और 600 1100। गुडविल की फिगर है 54.9, ऐसा ही है जी बच्चे। ठीक हो गया।
जी बच्चे, सीआरई की फिगर हमने कैलकुलेट की हुई है 330.9 है। जी, लायबिलिटी 480। जी बच्चे, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की फिगर है, वो हम जरा जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से। देखो, लाइक आइटम को ऐड करते चले जाना है, तो बच्चे टोटल करते चले जाइएगा। रेवेन्यू की फिगर कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर 1960। देखो, लाइक आइटम्स हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं। 748 ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 120, बिल्कुल ठीक हो गया। 185 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 10 की है। अच्छा, एक बात, बिल्कुल ठीक हो गया। एक एडजस्टमेंट रह गई हमारी। एडमिन के अंदर हमने 6.1 प्लस कर देना है, वो क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। तो बच्चे ऐड करके फिगर मुझे बता दीजिए। 191.1। बच्चे इसको हमने डिडक्ट करना है 10 से फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर 426.9। जी बच्चे, 143 टैक्स की अमाउंट होगी, 283.9। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 0, और यही बैलेंस यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा 283.9। जी बच्चे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? यहां तक स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कैलकुलेट करना तो इंतहाई आसान है। अब इसकी एक वर्किंग रह गई है हमारे पास, वो है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू किन किन के दरमियान में एट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऑनर्स ऑफ द पेरेंट। किसके दरमियान में बच्चे? ऑनर्स ऑफ द पेरेंट। और दूसरा बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। और बैलेंसिंग फिगर हमारी ऑनर्स ऑफ द पेरेंट होगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब टोटल करिएगा, मुझे बताइएगा यहाँ पे बैलेंस कितना आना चाहिए? 283.9। एग्री? अच्छा बच्चे, वर्किंग में यहाँ पे कर दूं आप लोगों के सामने। अब हमें यहाँ पे लिखनी है प्रॉफिट की फिगर। प्रॉफिट भी किसका होगा? शाबाश, सब्सिडी का। एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? अनएडजस्टेड। अब दोबारा गलती करके मैं बताऊं या आपको याद रहेगी? ये बात याद रहेगी तो बताइएगा बच्चे। प्रॉफिट सब्सिडी का, और लेना भी कौन सा है? अनएडजस्टेड। वो कौन सी? ये सब्सिडी। अनएडजस्टेड कितना होगा? 110। शाबाश। अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। 110। क्या इसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस करूं? क्यों? प्रोपोर्शनेट मेथड है, और अगर प्रोपोर्शनेट मेथड हो तो इंपेयरमेंट लॉस माइनस नहीं करते। अब बताइएगा एनसीआई का बैलेंस 110 का 30%। कितनी अमाउंट? 33 बच्चे, 33। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? एनसीआई की वर्किंग हमने कर ली 33। बैलेंसिंग फिगर 250.9। जी बच्चे, ये हमारी फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा बच्चे, एक बात और सुन लीजिएगा, क्योंकि इस सवाल में वर्किंग नहीं है तो बता देता हूं। बहुत आसान सी बात। IAS 1 के मुताबिक अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हों तो हमने ना सिर्फ प्रॉफिट की एट्रीब्यूशन करनी होती है, बल्कि साथ ही साथ हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की भी एट्रीब्यूशन करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम
एट्रीब्यूटेबल टू, सबसे पहले बचे ऑनर्स ऑफ द पेरेंट और सेकेंड वन बचे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब अगेन बचे वही काम, यहाँ पे भी फिगर तो सेम रहनी है, फिगर तो चेंज नहीं होनी। वो फिगर है 283.9, क्योंकि टोटल कम्प्रिहेंसिव की भी वही फिगर है। तो अब मुझे बताइएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फिगर कितनी रिपोर्ट होगी, 33, और ये फिगर 250.9, और ये फिगर हमारी थी बैलेंसिंग फिगर। कि कुछ सवाल आएंगे जिनमें ये कैलकुलेशन होगी, मैं कैलकुलेशन करके भी समझाऊंगा। अभी तो इस सवाल में नहीं थी तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया जी बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अभी हमने वर्किंग सीखी प्रोपोर्शनेट मेथड की, पार्शियल गुडविल मेथड की। अब हम शुरू करने वाले हैं फेयर वैल्यू मेथड की वर्किंग। नोट कर चुके आप लोग? हसनैन साहब क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? कल छुट्टी की है आपने, समझ लिया था? जी सुरेश साहब, आप सब लोगों को सबको क्लियर है? अच्छा जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बात मैं आपके साथ कल ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बाहर कैफ में दोबारा से आप लोगों के सामने ये डिस्कस कर देता हूं। अच्छा बच्चे, कौन सा मेथड है? फुल गुडविल मेथड। कौन सा मेथड? फुल गुडविल मेथड। एनसीआई को फुल गुडविल मेथड में किस पे मेजर किया जाएगा? याद रखना है, एनसीआई को किस पे मेजर किया जाएगा? ये बात हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन होगी तभी फेयर वैल्यू मेथड कहलाता है। ये इस मेथड के दो नाम पड़े ना, एक क्या बोला? फुल गुडविल। क्यों कहा जाता है इसको? इस वजह से क्योंकि इसमें ना सिर्फ गुडविल पेरेंट की होगी बल्कि एनसीआई की भी होगी, इस वजह से इसका नाम क्या है? फुल। अच्छा, दूसरी बात, इसको फेयर वैल्यू मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। एनसीआई को किस वैल्यू पे मेजर किया जाता है? फेयर वैल्यू पे। इसी वजह से इसके दोनों नाम है। इसको फेयर वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, इसे फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। गुडविल रिलेट्स टू द पेरेंट एंड एनसीआई। गुडविल किसकी होगी? पेरेंट की भी, और साथ ही साथ गुडविल किसकी होगी? एनसीआई। दोनों की गुडविल होगी। और इसी वजह से अगर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो वो दोनों के दरमियान में बाइफरकेट किया जाएगा। एक कहां चार्ज होगा? सीआरई। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? शाबाश, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। और दूसरे नंबर पे किस पे चार्ज किया जाएगा? एनसीआई। दोनों में चार्ज किया जाएगा। एसओएफपी में इंपैक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगी गुडविल की अमाउंट और डिक्रीज होगी एनसीआई के परसेंटेज, और साथ डिक्रीज इन ग्रुप। क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं? एंट्री में लिखने लगा हूं, मैंने एंट्री कल लिखी भी थी। एंट्री क्या होती है बच्चे? सीआरई डेबिट। शाबाश, या इसका दूसरा नाम जीआरई डेबिट। शाबाश। दूसरे नंबर पे बच्चे एनसीआई, और क्रेडिट किसे करेंगे? गुडविल को। इसका इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज इन इक्विटी। यहां पे भी डिक्रीज इन इक्विटी, और ये बच्चे डिक्रीज इन एसेट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? बात समझ आ गई? अच्छा बच्चे, दूसरी तरफ इसका इंपैक्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या होगा? या ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखना है या बच्चे एडमिन। इफ इंपेयरमेंट रिलेट्स टू करंट ईयर, अगर इंपेयरमेंट्स का ताल्लुक किस साल से हो? करंट ईयर से हो, तो फिर आपने इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एडमिन एक्सपेंस में शामिल कर लेना है। ठीक हो गया? क्या करना है? शामिल कर लेना है, ऐड कर लेना है।
शामिल करना है इसको आप। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था जब भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात हो तो दो काम करने हैं। पहला काम एक्सपेंस में क्या इफेक्ट होगा या रेवेन्यू में क्या इफेक्ट होगा, वो फेस पे क्या होना है। दूसरा एनसीआई की वर्किंग, शाबाश याद रखा है आप लोगों ने माशाल्लाह। दूसरा क्या होगा एनसीआई, क्या इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। इसको एनसीआई की वर्किंग के लिए भी शामिल करना है। क्लियर हो गया, इसको शामिल करना है एनसीआई की वर्किंग के लिए। क्यों शामिल करना है, क्योंकि अब ना सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस आपने पेरेंट को चार्ज करना है बल्कि एनसीआई को भी चार्ज करना है, और अगर एनसीआई को चार्ज करना है तो एनसीआई का बैलेंस उतने से कम करना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चे, समझा पाया हूं ये बात। हो रही है कैसे, डबल इंपैक्ट कैसे आएगा। ये सिर्फ एट्रीब्यूशन की हम एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऊपर एडजस्टमेंट हो चुकी वो सारी की सारी। ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे। पहले बच्चे हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो हम फिगर कंसीडर किया करते थे प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, और ये प्रॉफिट होता था अनएडजस्टेड। ये फिगर है, इसमें से आपने माइनस किया करना है इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन याद रखना इंपेयरमेंट लॉस कब कंसीडर करना है, अगर फुल गुडविल मेथड हो। कौन सा मेथड हो, फुल गुडविल का मेथड हो, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस माइनस किया जाएगा। तो ये फुल गुडविल मेथड ही है, तो इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट की फिगर होगी एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट जो कि एडजस्टेड है। क्लियर हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब इसके साथ आपको कैलकुलेशन करनी है एनसीआई की परसेंटेज की। अब आप क्या करेंगे, इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे एनसीआई की परसेंटेज से, ये आपका बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। समझा पाया हूं बच्चे, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट भी की थी आपके पास किताब भी मौजूद हो, लेड पेंसिल भी हो, चीजें आप अपनी किताब पे या अपने रजिस्टर पे नोट करेंगे, फिर भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया, क्विक रिकॉल हो जाएगा एकदम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे एग्जांपल 18। बच्चे मैं इसकी सिर्फ इफेक्ट बता देता हूं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, जरा तवज्जो से अब जरा सुन लीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यह है कि आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, एसओएफपी, और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड। दोनों बातें बनानी है, और सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, कहता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस वैल्यू पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू पे। किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू। किस पे मेजर करना है बच्चे, फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू एक शेयर की एनएल के 1 जुलाई 2021 पे वॉज ₹15। खुद से नहीं कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। ऑन 30 जून 2022 को गुडविल इंपेयर होगी कितने परसेंट बच्चे, 10% ऑफ इट्स रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, अपनी रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूज। ठीक होगा जी बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आप ऐसा करें, हम इस क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन लाजमी समझेंगे, अदरवाइज ये आप लोग खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। जी बच्चे, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं फॉर्मेट, फिर उससे आगे इसको स्टार्ट करते हैं।
बच्चे इधर कंसंट्रेट करो, ML ग्रुप। नेक्स्ट बच्चे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको पता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पे बनती है, एज एट। बच्चे डेट क्या है? जून 30th 2022। इंफॉर्मेशन बच्चे किस में हम रिपोर्ट करेंगे? रुपीज इन मिलियन में। और बच्चे सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स। एब्रीविएशन यूज नहीं करना फेस पे, लेकिन मैं कर रहा हूं इस सवाल को सॉल्व करवाते हुए। नॉन करंट एसेट बच्चे सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बच्चे लाइक आइटम्स ऐड करनी है। एक फिगर है किसकी? पेरेंट की। पेरेंट की फिगर कितनी है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 500 और सब्सिडरी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। हाँ शाबाश, इधर तवज्जो करो। एक्टिव होके बैठे, टेक लगा के बैठे हुए, इधर इधर तवज्जो करें। अच्छा बच्चे, इन्वेस्टमेंट इन एसएल को एलिमिनेट करना है अगेंस्ट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। अच्छा बच्चे, उसके लिए हमने उस फिगर को नहीं लिखना और कैलकुलेशन बच्चे किसकी करेंगे? गुडविल की। तो गुडविल लिख दिया। गुडविल के लिए हमारी वर्किंग नंबर 2 होगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बच्चे फिगर 280 प्लस 410 और बच्चे टोटल आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स का। इधर कंसंट्रेट करें, इधर तवज्जो करें। आपस में हरगिज बातें ना करें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा बच्चे, सबसे पहले शेयर कैपिटल। मुझे बताइएगा शेयर कैपिटल किसका रिपोर्ट होता है? शाबाश, किसका रिपोर्ट होना है शेयर कैपिटल? पेरेंट का। मुझे बतानी है आपने फिगर। शेयर कैपिटल पेरेंट की कितनी फिगर है बच्चे? 800। बिल्कुल ठीक हो गया। तो शेयर कैपिटल किसका रिपोर्ट होना? सिर्फ पेरेंट का। तो ये मैंने पेरेंट के शेयर कैपिटल की फिगर यहाँ पे मेंशन भी कर दी। उसके बाद बच्चे सीआरई और एनसीआई का अकाउंट। सीआरई की वर्किंग नंबर 5, शाबाश। एनसीआई की वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद बचे है लायबिलिटीज का बैलेंस। लायबिलिटीज की अमाउंट है 250 एंड 200, 230। 250 प्लस 230। उसके बाद बचे इन सब का टोटल कर लें। ये है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये बैलेंस आ गया। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को पहले मुकम्मल करते हैं। तो बच गया तो फिर उसको भी बना लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? सबसे पहले वर्किंग बचे हमारी। वर्किंग है ग्रुप स्ट्रक्चर। इधर तवज्जो कीजिएगा। वर्किंग नंबर 1 सबसे पहले किसकी है बच्चे? ग्रुप स्ट्रक्चर। सब्सिडरी का नाम क्या है बच्चे? एनएल। शाबाश। एनएल को एमएल ने कितने परसेंट एक्वायर किया? 70%। कोई दिक्कत? 30% किसके पास है बच्चे? एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पेरेंट इतने परसेंट कंट्रोल नहीं कर रहा। एक्विजिशन डेट अगेन वही है। एक्विजिशन डेट जी बच्चे देख लेते हैं, वो मैं आपके साथ पढ़ भी देता हूं। मुल्तान लिमिटेड एक्वायरर है, कितने परसेंट है बच्चे? 70%। नवाब लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है एनएल, किस डेट पे? 1 जुलाई 2021 पे। ये फाइनेंशियल पोजीशन सामने मौजूद है। लाइक आइटम्स ऐड कर दीजिएगा। इसको नॉक ऑफ करने, लाइक आइटम्स ऐड हो जाएंगी सिर्फ पेरेंट का। इसके लिए हम सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाएंगे, लाइक आइटम्स ऐड कर देंगे। बच्चे यहां तक की ये बात? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जुलाई 2021 डेट थी जी बच्चे। 1 जुलाई
2021। जहां पे बात समझ में ना आए पूछिएगा मेरे से। अच्छा, 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2022 तक बना रहे हैं, तो 1 साल की मुद्दत। वर्किंग नंबर 1 हमारी मुकम्मल। अब आगे वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 के लिए हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है क्या करनी है। वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3 को हमेशा पैरेलल बनाना है। लेकिन अगर ये मेथड आपके सामने फेयर वैल्यू मेथड हो, थोड़ी सी स्पेस सीओसी के बाद आपने लाजमी स्किप करनी है और एनसीआई के बाद भी। जी बच्चे, सबसे पहले बच्चे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कौन सी फिगर होगी? देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ढूंढ के बताइएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर ये नहीं है, यही फिगर है ना? कौन सी फिगर है? ये वाली फिगर, ये 530। ये फिगर मैं यहाँ पे लिखने लगा ताकि आपको एग्जाम में बैठ के दिक्कत ना हो, फिगर्स आराम से मिल सके। 530, कोई दिक्कत बच्चे? अब हमें फिगर लिखनी है शेयर कैपिटल की, तो ढूंढिएगा सब्सिडरी के शेयर कैपिटल की फिगर कितनी है बच्चे? शाबाश, 500। कितने % सब्सिडरी के शेयर कैपिटल को पेरेंट ने एक्वायर किया है? 70%। एक्सीलेंट। तो बच्चे कितना बैलेंस हुआ? 350। इसी तरह से बच्चे शेयर कैपिटल 500 का बच्चे कितने % है यहाँ पे? 30%। तो कितनी फिगर होगी बच्चे? 150। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? 350, 150। अब बच्चे हमें सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें रिजर्व्स की वर्किंग करनी है। वर्किंग नंबर 4, रिजर्व्स की वर्किंग। मैंने स्पेस जानबूझ के स्किप की है, आपने भी करनी है लाजमी। बच्चे सबसे पहले हमें टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखना है। बताइएगा टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है? ऐसा ही है ना? ये देखिएगा टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 280। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? 280 सबको समझ आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 280 के बच्चे कितने टुकड़े करने हमने? 2। कौन कौन सा? शाबाश, प्री का और पोस्ट का। इस सवाल में पोस्ट का हमें गिवन होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये देखिएगा पोस्ट का बैलेंस कितना बच्चे मौजूद है? 110। तो पोस्ट का बैलेंस है बच्चे 110। तो प्री का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 280 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 170। अच्छा बच्चे, प्री के फिर कितने पार्ट करने हमें? 2। फर्स्ट वन क्या कहलाएगा बच्चे? सीओसी में, और दूसरा बच्चे एनसीआई के अंदर। सीओसी में 70%, एनसीआई में 30%। अच्छा जी बच्चे, 70% 170 का कितना आपने मुझे बताया था? 119 और 51। अगेन 110 के बच्चे 2 पार्ट्स करने, एक सीआरई में और दूसरा बच्चे एनसीआई के अंदर। फर्स्ट वन 77, सेकेंड वन 33। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे, प्री का बैलेंस बच्चे हम रिपोर्ट करने लगे। इधर तवज्जो कीजिएगा, अमार साहब इधर तवज्जो करें, इधर कंसंट्रेट करें। प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना बैलेंस है बच्चे? 119। और ये बच्चे एनसीआई का बैलेंस प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना बैलेंस है बच्चे? 51। अब बच्चे टोटल कर दीजिएगा इसका, और यहाँ पे भी इसका टोटल कर दीजिएगा। बैलेंसिंग फिगर बच्चे हमारी गुडविल की फिगर होगी 61। ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चे हमारी। अच्छा बच्चे, अगेन एनसीआई के लिए बच्चे अब हम वर्किंग करने वाले हैं। एनसीआई की वर्किंग करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, इस सवाल में नहीं गिवन फेयर वैल्यू, हमें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा। शेयर कैपिटल, अब स्टेप बाय स्टेप समझना है, नोट ना कीजिएगा मेरे साथ, पहले समझ लें। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है बच्चे? कितना है? एक शेयर कितने का है? तो मैं पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर दो, तो 500 को डिवाइड करें 10 से, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बच्चे, 500 शेयर कैपिटल, एक शेयर 10 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हो गए। अब एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एक शेयर की कितनी है? सवाल में बताया होगा उसने, कितनी है बच्चे? 15 रुपए। बिल्कुल ठीक हो गया, 15। तो बच्चे हम इसे 15 से मल्टीप्लाई कर 750। क्लियर हो गया जी बच्चे?
परसेंटेज बचे। अब देखो क्या ये सारे के सारे ही एनसीआई के हैं? नहीं, तो गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब हमें एक स्टेप और परफॉर्म करना है जो फॉर्मूले के मुताबिक था, याद है ना? क्या करना है बच्चे? 30%। अब बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। अब इसको कंप्लीट कर दें। 225। अब यहां तक बात मुकम्मल। अब इसमें से माइनस करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई। ये इसलिए कैलकुलेशन करवाता हूं इस अंदाज में ताकि आपको समझ में आ जाए, दोबारा गलती ना हो सके आप लोगों से। अब बच्चे टोटल करना है 150 प्लस करें 51, तो टोटल क्या हो जाएगा? 201 माइनस कर दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर 24। क्लियर हो गया? अब ये 24 किसकी फिगर है बच्चे? गुडविल की। तो ये बच्चे गुडविल की फिगर है, और गुडविल की फिगर हमारी कौन सी फिगर होगी? बैलेंसिंग फिगर। याद कीजिएगा मैंने एक बात समझाई थी आपको, इन सब का टोटल करना है अगर आपने, तो ये फिगर आपकी कितनी बन जाएगी? 225, जो के फेयर वैल्यू के इक्वल है। शाबाश, क्लियर हो गया? तो हम यही कहते हैं ना, एनसीआई को हम किस पे मेजर कर रहे हैं? एक्विजिशन रेट पे, फेयर वैल्यू। बात क्लियर हुई यहाँ पे? अब बच्चे नेक्स्ट पोस्ट का बैलेंस लिखिएगा। पोस्ट एक्विजिशन वो कितना बैलेंस है? 33। अब इसका टोटल अभी करना है, एक एडजस्टमेंट रहती है अभी इसकी कैलकुलेशन ना कीजिएगा। आखिरी बच्चे अकाउंट रह गया बनाने वाला, वर्किंग नंबर 5। वर्किंग नंबर 5 बच्चे किसकी वर्किंग होगी? सीआरई। किसकी वर्किंग है? सीआरई। फॉर्मूला क्या बताया था? पेरेंट की टोटल रिटेन अर्निंग प्लस करना है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस प्लस माइनस एडजस्टमेंट। तो बच्चे मुझे बताइएगा एमएल की रिटेन अर्निंग का बैलेंस 800। जी बच्चे हम चेक भी कर सकते हैं एमएल की रिटेन अर्निंग का कितना बैलेंस बन रहा है। ये हमारे सामने मौजूद है 260। जी वो शेयर कैपिटल का बैलेंस था 800, तो ये किसका बैलेंस है? 260। जी बच्चे एमएल की रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 260। कोई दिक्कत? बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस या रिजर्व का बैलेंस कितना है? 77। अभी टोटल मत कीजिएगा, एक एडजस्टमेंट रह गई है, वो है इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट। ऐसा ही है, लेकिन मैं उसकी वर्किंग पहले करके आता हूं। देखिए मुझे पहले गुडविल बताइएगा, टोटल गुडविल कितनी है? 61 प्लस 24 कितनी फिगर है? किसी बच्चे को दिक्कत? वो कैसे? ये गुडविल किसकी है? पेरेंट की। और ये गुडविल अब अच्छे से समझना है, इम्पेयरमेंट लॉस इसमें से माइनस करना है। इम्पेयरमेंट लॉस एट द रेट ऑफ 10%, तो कितनी फिगर होगी? 8.5 माइनस कर दें 8.5, बाकी बैलेंसिंग फिगर 76.5 गुडविल की, यही रिपोर्टिंग डेट में। कोई दिक्कत? अब बच्चे हमें दो टुकड़े करने हैं इस 8.5 के। एक हिस्सा रिपोर्ट होना है सीआरई में और एक हिस्सा रिपोर्ट होना है एनसीआई में। गौर से सुनना, इम्पेयरमेंट लॉस के दो टुकड़े करने, एक सीआरई और दूसरा एनसीआई। 70% सीआरई में और 30% एनसीआई में। कैलकुलेट करके बताइए। 5.95 ठीक हो गया जी बच्चे। तो 5.95 और 2.55 इम्पेयरमेंट लॉस एनसीआई में रिपोर्ट कर दिया। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर 5.95 और इसकी भी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लीजिएगा। 331.05 255.45। जी बच्चे सब अकाउंट्स हमारे मुकम्मल हो गए। अब हमने बैलेंस कैलकुलेट कर देना है। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अगेन 1100, बच्चे 76.5 और ये बैलेंस है बच्चे 690। 2 1। जी बच्चे सीआरई का बैलेंस बच्चे हमने भी कैलकुलेट किया था
333 1.05 1.05 और ये है 255.45 और ये बैलेंस है 480। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई। एसओसीआई हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। होमवर्क मैं इंशाल्लाह आज लाजमी और टाइम पे भेज दूंगा इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।